इवनिंग आप सभी आगामी फौजियों को। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले सभी जल्दी से जो है शेयर कर लेंगे अपने सभी दोस्तों तक। उसके साथ साथ सभी जो है लाइक बटन जरूर प्रेस करेंगे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप सभी को वेरी गुड इवनिंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज जो है देखो मैं आपके बीच टोटल 50 क्वेश्चंस का आर्मी का नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हुआ हूं। इंडियन आर्मी के 50 क्वेश्चंस के बिल्कुल नई प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें देखो आपके जीके है एंड जीएस एंड मैथ्स एंड आपकी रीजनिंग की जो है टोटल सेट बनाई गई है। तो सभी लोग को टोटल टेस्ट लगाना है 50 क्वेश्चन का और सभी को जो है बताना है कि 50 में से आप सबका कितना सही होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीधे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने वाले हैं। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर जो है आपको इस क्लास का पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो सभी लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। क्या दिया हुआ देखिए कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? हु इज द बिल्डर ऑफ कोणार्क सन टेम्पल? राजेंद्र चोल, राजराज प्रथम, या फिर नरसिंह देव द्वितीय, या फिर कृष्ण देव राय? निम्न में से किसके द्वारा जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया? टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है यह देखो करवाया गया है नरसिंह देव द्वितीय जी के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है देखो आपका। यह सवाल है कि एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? पोलो, हॉकी, फुटबॉल, या फिर नौका चालन? जो एजरा कप है यह किस खेल से संबंधित है? जो एजरा कप है इसका संबंध किस खेल से है? जल्दी से सबको आंसर करना और बताना है क्या होगा यहाँ पे। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी अपना आंसर बताएंगे और रखेंगे क्या होगा। क्या आ रहा है आंसर सभी का? तो ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो क्या हो जाएगा आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है देखो पोलो, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो यह है देखो ऑप्शन ए पोलो, बहुत बढ़िया। सभी के आंसर्स बिल्कुल सही हैं। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। यह दिया गया है देखो कि सीएनजी है, सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या फिर साइनोजन नेचुरल गैस, या फिर कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस, या फिर कंट्रोल्ड नेचुरल गैस? क्या होता है? सीएनजी। बताना है यहाँ पे कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? चलो जल्दी से सबको करोगे और बताओगे। सभी के आंसर्स की इंतजार कर रहा हूं मैं। सभी लोग को जल्दी से रखना है। क्या होगा आंसर? तो बहुत अच्छे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। सभी के आंसर्स बिल्कुल सही आए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया गया है कि भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला है। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड? मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, या फिर सरोजिनी नायडू? निम्न में से वह कौन है जिन्होंने जो है आपका देखो भारत रत्न को प्रथम बार प्राप्त किया? भारत रत्न प्राप्त करता पहली महिला कौन है? तो वह कौन है? तो वह है देखो इंदिरा गांधी। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। यह जो है पहली महिला है जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। और एक चीज याद रखिएगा, यह जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी है। ठीक है, अगर प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछेगा तो वो भी होगा इंदिरा गांधी, और इनको ही जो है प्रथम महिला थी जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी के अलावे किस दूसरे भारतीय नेता की जन्मतिथि 2 अक्टूबर है? अपार्ट फ्रॉम महात्मा गांधी विच अदर इंडियन लीडर डेट ऑफ बर्थ इज 2 अक्टूबर? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, या फिर लाल बहादुर शास्त्री? निम्न में से महात्मा गांधी के अलावे वह कौन से दूसरे भारतीय नेता हैं जिनका जन्म तिथि जो है वो भी 2 अक्टूबर होता है? क्या होगा राइट आंसर? चलिए जल्दी से सबको को बताना है और करना है यहाँ पे। चलो जल्दी से करोगे तो क्या रहा है आंसर? सभी का कहना है डी, बहुत बढ़िया। जो लाल बहादुर शास्त्री हैं इन्हीं का जो जन्म दिवस है वह देखो 2 अक्टूबर को होता है महात्मा गांधी जी के साथ में। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको मिला हुआ है। यह क्वेश्चन है कि महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ महाभारत इन पर्सियन ट्रांसलेशन? अनवर ए सुहेली, रजनामा, हस्त बहिष्ट, या फिर अयार दानिश? जो महाभारत है, महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक क्या है? यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। आज जो दोपहर 1 बजे का क्लास लिया था उसमें मैंने आप सबको बताया था कि महाभारत की रचना किसने की, महाभारत की किस भाषा में रचना करी गई है। अब यहाँ पे आपका सवाल है कि महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है देखो रजनामा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी। बी वाले बिल्कुल सही और लगभग सभी का बी आया है, बहुत अच्छे। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय हैं।
हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज? सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन या फिर मदर टेरेसा? निम्न में से वह कौन से भारतीय हैं जिन्हें प्रथम बार जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया? चलो जल्दी से आंसर करोगे और सभी लोग बताओगे क्या होगा यहाँ पे। चलिए सभी लोग बताइएगा क्या आएगा यहाँ पे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम भारतीय कौन है? तो वह है देखो रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखिए यहीं पर जो है आपका हो गया रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। किस क्षेत्र में मिला था? तो याद रखना साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, किसके लिए मिला था? तो इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था गीतांजलि, उसके लिए जो इन्हें नवाजा गया था, गीतांजलि के लिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। हो गया सभी का, सभी के आंसर्स बी आए हैं, बहुत अच्छे, सभी ने जो है बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर किया है। चलिए अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? व्हाट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम या फिर जय जवान जय किसान या फिर जय हिंद? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? जल्दी से आंसर करोगे, सभी को करना है और बताना है क्या होगा यहाँ पे। जल्दी से जो है सबको ये आंसर करेंगे। तो चलिए बताइए जल्दी से क्या आएगी। तो बहुत अच्छे, क्या होगा आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है जल्दी से करना है सत्यमेव जयते, ऑप्शन ए। बहुत अच्छा, सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो है देखो सत्यमेव जयते। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द नंदा देवी बायोस्फीयर लोकेटेड? छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? जो नंदा देवी जीव मंडल है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से जो है सबको ये आंसर करेंगे और यहाँ पे बताएंगे कि जो नंदा देवी जीव मंडल है यह किस भारतीय राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो जल्दी से सबको रखोगे, क्या होगा आंसर? तो सभी का आंसर क्या आ रहा है? आंसर यहाँ पे देखो होगा ऑप्शन डी। जिनका भी डी है सभी ने बिल्कुल सही किया है और लगभग सभी का आंसर डी ही आया है, उत्तराखंड को। बहुत अच्छे, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है देखो, यह सवाल है आपका कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन इंडिया? दिल्ली, भोपाल, देहरादून या फिर लखनऊ? भारत में जो वन अनुसंधान संस्थान है यह कहाँ पे स्थित है? चलो जल्दी से सबको को करना है और बताना है। तो भारत में जो वन अनुसंधान संस्थान है, पूछा हुआ सवाल है इंडियन आर्मी का, 2020 के पेपर में जो है आ रखा है, तो जल्दी से सबको करोगे। भारत में जो वन अनुसंधान संस्थान है यह देखो देहरादून में है। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? Which of the following places receive the least annual rainfall? बेल्लारी, जैसलमेर, जोधपुर या फिर लेह? चलिए सभी को बताना है और करना है यहाँ पे कि निम्न में से वह कौन सा स्थान है जहां पर जो है सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। चलो जल्दी से आंसर करोगे, चलो जल्दी से बताइएगा। पहले आप सबके आंसर्स आएंगे, उसके बाद ही जो है मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं। चलो जल्दी से सबको बताना क्या होगी यहाँ पे। चलो क्या आंसर आ रहा है? तो किसी का बी कहना है, किसी का डी कहना है। तो देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वह लेह होता है। ठीक है, जो लेह है यहाँ पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि रिएक्टर स्केल निम्न में से किसकी तीव्रता मापता है? रिएक्टर स्केल मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ भूकंप, वायु, समुद्री गहराई या फिर शरीर की उष्मा? जो रिएक्टर स्केल है इसके द्वारा किसका मापन करा जाता है? जो रिएक्टर स्केल है इसके द्वारा हम लोग किसको मापते हैं? चलो जल्दी से सबको बताओगे। तो रिएक्टर स्केल के द्वारा किसको मापते हैं? तो यह देखो मापा जाता है भूकंप को। ठीक है, भूकंप के स्टडी का विज्ञान क्या है? तो याद रखोगे जिस विज्ञान में भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसको सिस्मोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, पूछा हुआ सवाल है कि सिस्मोग्राफी में किसका अध्ययन होता है? तो याद रखेंगे जो सिस्मोग्राफी है वह भूकंप का विज्ञान है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो दिया गया है कि भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? संविधान है उसको पहली बार कब संशोधित किया गया था? चलो जल्दी से जो है सबको ही करेंगे और यहाँ पे बताएंगे क्या होगा। तो भारतीय संविधान का जो प्रथम संशोधन है यह देखिए हुआ है 1951 में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी 1951। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो, यह क्वेश्चन है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस रीजनल लैंग्वेज? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची? निम्न में से वह कौन सी अनुसूची है
जिसमें जो है क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। जल्दी से जो है सभी क्लास को शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। उसके साथ साथ सभी जो है लाइक बटन को जरूर प्रेस कर लेंगे, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी जो है सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे। तो संविधान की वह अनुसूची जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है वो है देखो 8वीं अनुसूची। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची। बहुत अच्छे। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। यह सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन जो आपसे किया गया है कि बारदौली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुई थी का नेतृत्व किसने किया? हु लेड द बारदौली सत्याग्रह 1928? राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जमना लाल बजाज। लास्ट क्वेश्चन है जीके का। जीके का जो है 15वां नंबर सवाल है। इसके बाद जो हमारा जीएस जनरल साइंस का शुरुआत होगा। तो चलिए जल्दी से सबको करिएगा और बताइएगा क्या होगा। बारदौली सत्याग्रह जो 1928 में, उसका नेतृत्व किसने किया है? तो उसका नेतृत्व किया गया है देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी। बहुत अच्छे, सभी के सी आए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए यहां से जो आपकी साइंस स्टार्ट हो रही है, ठीक है, साइंस की शुरुआत हो रही है। यहां से आपकी 16 नंबर सवाल है कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है? द रीजन वाई शेविंग ब्रश हेयर स्टिक टुगेदर व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम वाटर। पृष्ठ तनाव या फिर श्यानता या प्रत्यास्था या फिर घर्षण। पानी से निकालने पर जो शेविंग ब्रश के बाल हैं वह आपस में किस कारण चिपकते हैं? तो इसका कारण है देखो सरफेस टेंशन, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको मिला हुआ है। यह क्वेश्चन है आपका कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपाउंडेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? न्यूटन, गैलीलियो, कॉपरनिकस या फिर आइंस्टीन। बताना है कि जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? जल्दी से जो है सबको आंसर करेंगे और बताएंगे क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। न्यूटन के द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया गया था। चलिए अगला सवाल करेंगे। ये सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है कि थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है किया गया। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो वो है देखो डीवार। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए डीवार। जिन्होंने भी ए को किया हुआ है बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? व्हाट कॉजेज साउंड वेव्स टू प्रोड्यूस रेजोनेंस? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन या फिर नन ऑफ दीज। किस कारण से जो है ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? चलिए जल्दी से जो है सबको को बताना और करना है कि ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो इसका कारण है देखो परावर्तन। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका मिला हुआ है। यह क्वेश्चन है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय द सन? सफेद, लाल, पीला या फिर नारंगी। जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश है उसका रंग कैसा होता है? जल्दी से जो है सबको बताएंगे और करेंगे क्या होगा। तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित जो प्रकाश है उसका रंग होता है देखो सफेद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो यह क्वेश्चन है, क्या किया गया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। और डिवाइस टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। डायनेमो, ट्रांसफॉर्मर, विद्युत मोटर या फिर इंडक्टर। विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? वह कौन सी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है? कौन सी हो गई? तो उसका देखो नाम क्या है? तो वो है देखो आपका विद्युत मोटर। जो विद्युत मोटर है इसके द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन या फिर परमाणु घनत्व। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार है? किस आधार पर जो है आधुनिक आवर्त सारणी को बांटा गया है? तो इसका आधार है देखो परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो कि धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ वॉशिंग सोडा?
कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट। जो धोने का सोडा है, जो वॉशिंग सोडा है, उसका प्रचलित नाम, उसका उपनाम क्या है? तो इसका देखो उपनाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है। व्हाट इज द गैस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर अक्रिय गैस। निम्न में से वह कौन सा गैस है जो कि आपका विद्युत बल्ब में प्रयोग किया जाता है? चलो जल्दी से सबको आंसर करना और बताना है क्या होगा। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या फिर देखो आपका अक्रिय गैस, जो कि आपकी इनर्ट गैस होती है, अक्रिय गैस। किसका प्रयोग करते हैं? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से जो है सबको को बताना है, विद्युत बल्ब में किसका प्रयोग होता है? तो देखो जो विद्युत बल्ब है उसमें अक्रिय गैस का प्रयोग होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। सभी लोग याद रखेंगे, जो अक्रिय गैस है उसका प्रयोग जो है किया जाता है विद्युत बल्ब में, खास करके जैसे में आर्गन ये सब हो गए, उनका प्रयोग जो है खास करके करते हैं। चलिए अगला सवाल करेंगे। यह दिया हुआ है देखो कि शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं, उसमें किस कारण से जो है बुलबुले होते हैं? शैंपेन और सोडा में बुलबुले किस कारण से आते हैं? चलिए जल्दी से आंसर करना है सबको। तो शैंपेन और सोडा में बुलबुले होने का जो कारण है वह देखो है कार्बन डाइऑक्साइड ACA2। और एक चीज याद रखना कि शैंपेन और सोडा जो है इनमें पूछा जाता है कि कौन सी गैस होती है, तो वो भी याद रखना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एक वायु प्रदूषण का भाग नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हीकलर पॉपुलेशन? H2CO, NO2 या फिर SO2, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होगी यहाँ पे? निम्न में से वह कौन सा है जो कि एक प्रकार का वायु प्रदूषण नहीं है? जल्दी से सबको बताएंगे। तो हाइड्रोजन जो है यह देखो कोई भी वाहन प्रदूषण नहीं है। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए। सभी के आंसर बिल्कुल सही आए हैं, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है देखो कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? इन विच बोन इज द टिबिया फाउंड? खोपड़ी, टांग, भुजा या फिर मुंह। निम्न में से वह कौन सा बॉडी पार्ट है जहां पर जो है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है? जल्दी से जो है सबको को बताना है कि टिबिया नामक जो हड्डी है यह किसमें पाई जाती है? जल्दी सबको करोगे। तो टिबिया नामक हड्डी जो है यह देखो टांग में पाई जाती है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपको, यह सवाल है कि शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। व्हाट इज द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन इनसाइड द बॉडी? कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, रक्तहीनता या फिर तपेदिक। शरीर के अंदर लोहे की कमी से जो है कौन सा रोग उत्पन्न होता है? बिल्कुल सही जो है सबको बताएंगे और करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? तो शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला जो रोग है वो है देखो एनीमिया। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी एनीमिया हो गया सभी का। सी होगी, सभी ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपका, यह क्वेश्चन है यहाँ पे कि शहद में मुख्यतः होते हैं हनी मेनली कंटेन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर विटामिन। जो शहद है, शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? जो शहद है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? तो जो शहद है उसमें देखो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। चलिए अब जो है आज का आखिरी साइंस का क्वेश्चन है यहाँ पे, इसके बाद जो है आपका मैथ का शुरुआत होगा और सभी पेन कॉपी तैयार रखेंगे। दिया हुआ है देखिए कि मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैन गो टू द केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी? फेफड़ा, यकृत, गुर्दा या फिर पेट। चलिए बताना है सभी को कि मानव शरीर का कौन सा वह अंग है जिसको जो है रासायनिक कारखाना बोलते हैं। चलो जल्दी से सबको बताओगे और करोगे, क्या होगा यहाँ पे? चलो जल्दी से बताना है क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन बी आ रहा है सभी का, बिल्कुल सही। जो ऑप्शन बी है, जो यकृत है, यह देखो एक प्रकार का शरीर में रासायनिक कारखाना है। तो जीके का जो है 15 क्वेश्चन हो चुका है, जीएस का भी 15 क्वेश्चन देखिए करवा दिया गया है। अब जो आपका मैथ का शुरुआत हो रहा है, तो जल्दी सभी पेन कॉपी लेकर बैठ जाएंगे और चलिए हम लोग जो है यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। शुरू करते हैं यहाँ से हम लोग। देखो दिया हुआ है देखो कि 70 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़े को दो भागों में बांटा गया है। यदि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 हो तो छोटे टुकड़े की लंबाई क्या है? चलो हम लोग पहले क्या करेंगे ना, मान लेंगे यहाँ पे देखो जो भाग की लंबाई है,
ठीक है, हम लोग को क्या करना है, तो मान लेना है, देखो जो भाग की लंबाई है उसको मानो हमने मान लिया x, ठीक है। तो अब जो दूसरा भाग है वह कितना हो गया, तो वो हो गया देखो आपका 2x बाई में 5, ठीक है। यह दूसरा भाग हो गया। क्या बोला है कि 70 सेंटीमीटर कुल लंबाई तार का है, मतलब कि x प्लस 2x बाई 5 इक्वल टू में आ गया आपका 70। यहां से करोगे तो एलसीएम आ जाएगा इनका 5। ये हो गया देखो 5x प्लस में 2x इक्वल टू में आ गया 70। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यह देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7x, 5 उधर चला जाएगा तो ये हो गया देखो 350। 7 से जब 350 को कट करोगे तो 50 बार में जो ये कट हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया देखो 50, ठीक है। आपसे क्या बोला कि छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी है, छोटा टुकड़ा कौन सा है, तो यही है, मतलब कि 2 इंटू 50 बाई में हो गया 5। कट करोगे तो देखो ये 10 बार में कट जाएगा, मतलब कि लंबाई कितना है, तो इसका लंबाई है देखो 20 सेंटीमीटर। क्या हो गया आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन सी, 20 सेंटीमीटर जो इसका राइट आंसर आएगा। क्या सभी का 20 आया है, बहुत अच्छे, लगभग सभी का 20 आया है। कुछ लोगों ने मिस्टेक किया पर लगभग सभी का बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। यह दिया हुआ है देखो कि 42.5 मीटर लंबी छड़ को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा गया है। यदि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 85 सेंटीमीटर हो तो इन टुकड़े की संख्या कितनी है, ठीक है। क्या दिया है देखो कि 42.5 मीटर लंबा जो है तार है, ठीक है। ये मीटर में तो पहले इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे, तो सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है। इतना लंबा तार है। अब कुल लंबाई प्रत्येक टुकड़े को जो है देखो 85 सेंटीमीटर के भाग से काटा गया, तो बटा में 85 आ गया। यहां से जब डेसिमल हटाओगे तो नीचे आ जाएगा देखो 10। ये जीरो से देखो यह जीरो कट होगा, 85 से जब कट करोगे तो 42.5 कितने बार में कट होगा, तो यह देखो कट हो जाएगा 5 बार में, क्योंकि 5 पचे 25 होता है, बचा 2, 8 पचे 40 और 2 42 हो गया। मतलब कि आया 5 गुना 10, मतलब कि उसका कितना टुकड़ा हो रहा है, तो उसका जो है देखो कुल 50 टुकड़ा हो रहा है। कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इस पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। क्या रहा है आंसर, यदि सभी ने 50 किया तो बहुत अच्छा है। लगभग मुझे नहीं लग रही किसी की भी 50, आप सबने शायद कमेंट नहीं किया 50 को, पर 50 होगी, सभी लोग ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। यह दिया हुआ है देखो कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। तो पहले 9 अभाज्य संख्याएं कौन सी हो गई, तो वो हो गई देखो 2, फिर आती है आपकी 3, फिर आती है 5, नेक्स्ट है आपकी 7, अगली आएगी देखो कौन सी, तो 7 के बाद हो गई देखो आपकी यहाँ पे 11, ठीक है। 7 के बाद 11, फिर आएगी 13, 13 के बाद आना है 17 को, 17 के बाद आएगा 19 और 19 के बाद आएगा 23। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल कितना है, तो टोटल है देखो 9, और इन सबको कुछ नहीं आपस में सिंपल सा जोड़ दो, ठीक है। सिंपल सा निकालने का तरीका होता है, इन सबको आपस में क्या करोगे, तो जोड़ दोगे। जोड़ने पर देखो आएगा आपका 100, तो ये हो गया 100/9। जब 100/9 को पूर्णांक में बदलोगे ना, तो यह देखो यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर देखो 11 और यहाँ पर 1, मतलब कि 11.1/9। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगी, ठीक है। सी आया है सभी का, जिन्होंने भी सी को किया है बहुत अच्छा जो है आप सभी ने यहाँ पे बताया हुआ है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो कि एक संख्या को 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल दी गई संख्या से 21 कम है, वह संख्या क्या है, यह जो है आप सभी को यहाँ पे बतानी है। क्या दिया, चलो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे, तो वह देखो हमने संख्या मान लिया x, ठीक है। अब क्या बोला कि एक संख्या को 4 से भाग देने पर, मतलब कि हमने जो है x को 4 से भाग दिया, भाग देने पर जो भागफल है, जो टोटल जो भागफल आया वह दी गई संख्या से 21 कम है। तो संख्या कितना है x, मतलब कि हो गया x माइनस 21, ठीक है। यहां तक सिंपल। देखो 4 जो उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा देखो x बराबर में 4x माइनस में 21 चौका हो गया 84। ये कितना आ गया, तो ये आ गया देखो आपका 3x इक्वल टू 84। 3 से जो 84 है यह देखो कट हो जाएगा 28 बार में, 28 या 84 होता है, मतलब कि x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का जो वैल्यू है वो हो गया देखो 28। क्या सभी का 28 आया है, बिल्कुल सही, सभी का 28 है, बहुत अच्छे। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो कि एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है, ठीक है। किससे बड़ा है, तो पुत्र से। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखो माना लिख लेंगे पुत्र की आयु, ठीक है। क्या करना, तुम्हें देखो पुत्र की आयु मान लेनी है x, तो उस प्रकार पिता की आयु कितनी होगी, सिंपल सी बात है, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो 28 वर्ष बड़ा है, मतलब कि ये हो गया देखो आपका x प्लस 28, ठीक है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु, ठीक है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु मतलब कि x प्लस 3, और ये यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस में 3 वर्ष बाद, मतलब कि 28 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ गया,
तो ये आ गया देखो x प्लस 31, ये दोनों की आयु हो गई। अब क्या बोला, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी है, तो पहले 3 वर्ष बाद वाला आयु लिख लीजिए, कितना हो गया, तो यह देखो हो गया x प्लस 3, बराबर में मानो इधर कितना आएगा, करते चलेंगे सभी, तो ये हो गया देखो यहाँ पे x प्लस 31, ठीक है। अभी जो उसका आयु है ना, जो पिता का आयु, वो देखो ऑलरेडी जो है यहाँ पे 2 गुना है, हमें बराबर करना है 3 वर्ष बाद, तो जिसमें बोलता है उसका जस्ट उल्टा में करते हैं गुना, अभी बोल रहा है पिता में तो गुना करेंगे, पुत्र में तो यहाँ पे देखो 2 से गुना हो गया, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 2x प्लस 6 इक्वल टू में हो जाएगा देखो x प्लस 31, ठीक है। यहां तक 2x माइनस 6 करोगे तो आएगा x, और जब 31 में से 6 को घटाइएगा तो आएगा कितना, 25, मतलब कि उसका पुत्र का आयु कितना है, तो उसका पुत्र का जो आयु है वो है देखो 25 वर्ष। क्या हो गया आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 25, हो गया सभी का, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, 25 वर्ष जो है आप सभी ने किया हुआ है, बहुत ही अच्छे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, यह दिया हुआ है देखो, सरल कीजिए, 243 इसका पावर जो है 3/5 है, कैसे लिखा हुआ है देखो, तो ये लिखा गया है 243, इसका पावर जो है लिखा गया है 3/5, इसका घात जो है 3/5 है। अब देखो जो 243 है ना, ये 3 का पावर 5 होता है, यहाँ पे आ गया गुना में आपका 3/5, 5 से 5 कट जाएगा, तो हो गया देखो आपका 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है, तो ये होता है देखो 87, क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन डी, सभी ने 87 किया है, बहुत बढ़िया, आप सभी ने जो है बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर किया है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे, अगला सवाल दिया हुआ है देखो कि 20% का 30% किस भिन्न के बराबर है, क्या दिया है देखो 20%, प्रतिशत रहा है तो नीचे आ गया बटा में 100 गुना में 30%, तो ये हो गया देखो 30 बटा में 100, ठीक है। यह देखो क्या होगा, 0 से 0, फिर 0 से 0 कट गया, 2 से जो ये है कट जाएगा 5 बार में, ठीक है, मतलब आ कितना रहा है, तो आ रहा है यहाँ पे देखो आपका 2 से जो है 50 बार में कट होगा, आ रहा है आपका देखो 3/50, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो ये हो गया देखो आपका ऑप्शन ए 3/50, सभी का सही है, बहुत अच्छा, सभी ने बिल्कुल सही किया है, ए को जो है सबने यहाँ पे ऑप्ट किया है, बिल्कुल सही। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है, देखिए कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 4:5 का अनुपात हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लेंगे, तो हम लोगों ने देखो यहाँ पे लिख लेना है, माना क्रय मूल्य जो कॉस्ट प्राइस है वह कितना दिया हुआ है, तो वो देखो मान लिया हमने 4x, ठीक है। उसी के साथ जो हमने मान लिया देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो ये हो गया 5x। अब लाभ कितने का है, तो पहले लाभ निकाल लो, तो लाभ के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब कि ये आ गया देखो आपका x। अब क्या बोला है, लाभ प्रतिशत, तो लगभग सबको पता है लाभ प्रतिशत इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है देखो लाभ बटा में होता है यहाँ पे देखो आपका क्रय मूल्य, और गुना में होता है आपका 100। लाभ कितना हो गया x का, क्रय मूल्य कितना है, तो यह है देखो 4x, और इंटू में आ गया आपका 100, x से देखो x कटना है, 4 से देखो ये 25 बार में कटना है, जिस प्रकार राइट आंसर क्या होगा, तो ये होगा देखो आपका 25%, क्या हो गया आंसर, तो ये हो गया ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखो कि एक संख्या का 3/5, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो उस संख्या को देखो मान लेंगे x। अब क्या दिया, x का 3/5, और दूसरी संख्या, तो यहां पर क्या लिखेंगे, तो ये हो गया देखो आपका दूसरी संख्या, दूसरी संख्या जो है यह देखो हो गया y, ठीक है। क्या बोला है कि एक संख्या का 3/5, मतलब कि x का 3/5 बराबर में दूसरी संख्या का 75%, मतलब कि y का 75 बटा में हो गया आपका 100, ठीक है। यह देखो कितनी बार में, तो जो है 25 से 3 बार में और 25 से 4 बार में, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए ये क्या होगा, तो ये हमें निकालना है x बाई में y, और x बाई में y जब निकालेंगे तो x बाई y करेंगे तो कितना आएगा, तो यह देखो सबसे पहले चलिए जल्दी से करना है सबको, तो यह यहाँ पे देखो आपका हो जाएगा सिंपल सा 5 बाई में 3, और इंटू में हो जाएगा 3/4, देखो 3 से 3 का कटना है, तो राइट आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे देखो, ये हो जाएगी 4, सॉरी यहाँ पे 4/3, बाई में आएगी 3/5, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आएगा, तो ये आ रहा है देखो 4:5, कितना आ रहा है आंसर, तुम्हारा जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है देखो ऑप्शन बी, ये जो आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन बी आएगी, सभी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले सवाल को देखेंगे, अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, चलो अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगी। चलिए ये जो है यहाँ पे बताना है कि देखो 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है एक व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, वह उसी दिशा, एक जो है गाड़ी जा रही है रेलगाड़ी, और वह उसी दिशा में आती हुई 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रेलगाड़ी को कितने देर में पार करेगी। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें चाल निकालना होगा, ठीक है। तो चाल बराबर कितना हो गया, तो यह देखो हो गया 62 माइनस में 8, ठीक है, 62 माइनस 8 हो जाएगा। क्यों होगा 62 माइनस 8, क्योंकि देखो जो रेलगाड़ी है यह इसी दिशा में जा रही है, और जो व्यक्ति है वो उस रेलगाड़ी के दिशा में आ रहा है, तो इस प्रकार वो क्या कर रहा है, तो वह जो है उसके चाल को, उसके डिस्टेंस को कम कर रहा है, ठीक है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग घटाएंगे, तो यह कितना हो गया, तो यह हो गया देखो 54,
किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पे अब जब 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया तो आपको क्या बोला है, इसको पहले चेंज कर लो मीटर प्रति सेकंड में, तो ये आ गया देखो 5/18, 18 से कट करोगे तो 3 बार में कट होगा, तो ये हो गया देखो आपका 3 गुना 5 बटा में क्या आ गया, तो ये आ गया देखो आपका 15 मीटर प्रति सेकंड। हो गया सभी का। अब देखो जब यहाँ पे हो गया आपका इतना हो गया कंप्लीट यहाँ पे, तो आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, मतलब कि 125 बटा में 15। जब कट करोगे तो ये आएगा देखो यहाँ पे 8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है, तो यह हो जाएगा देखो ऑप्शन ए। हो गया सभी का यहाँ पे। चलिए तो यहां तक हो चुका है। एक मिनट, जो पिछला क्वेश्चन था उसको जरा एक बार फिर से करिएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक लग रही है। जो पिछला क्वेश्चन है उसको जरा हम लोग एक बार फिर से कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है। एक बार फिर से हम लोग बनाते हैं इसको। चलिए इसको एक बार इसको फिर से देख लेंगे। ठीक है, ये जो पिछला क्वेश्चन है इसको हम लोग फिर से एक बार करने वाले, तो आइए सभी और फिर से इसको बनाते हैं। क्या देखो पिछला क्वेश्चन था कि एक संख्या का 3/5, ठीक है, दूसरी संख्या के 75%, मतलब कि y गुना में आ गया आपका 75 बटा में 100। ठीक है, अब देखो ये जो है 25 से कितनी बार में, तो 3 बार में कट होगा, और 25 से जो है 4 बार में कट होगा। यहां तक आ गए थे सभी। ठीक है, इतना कट हो रहा था। अब देखो जब इतना कट हो रहा है ना, तो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है x बटा y। ठीक है, तो यह जो है 3/4 इधर आ रहा है, तो पहले ये हो जाएगा यहाँ पे गुना में, और जो इधर आ रहा है ये नीचे भाग में आएगा, तो जस्ट पलटेगा, तो यह हो जा रहा है देखो 5/3। तो 3 से 3 जब कट होगा ना, तो हमारा आंसर आना चाहिए था देखो 5/4। 5/4 आ रहा है सभी का, तो हाँ 5/4 जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 5/4 यहाँ पर जो है सभी यहाँ पे कर रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, 5/4 वाले सही हो, हमने जस्ट उल्टा कर दिया था। ठीक है, हमने जब पिछली बार किया था तो जस्ट उल्टा किया था। 5/4 आएगा, सबको याद रखिएगा। आंसर क्या होगा, तो आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। क्यों डी होगा, क्योंकि जो ये संख्या यह इधर आ रही है, ठीक, और इधर ये जो है ये भाग में आएगी। जब 3/5 भाग में आएगी तो जस्ट उल्टा होकर 5/3 हो जाएगा। इस चीज को सभी जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो 5/4 आएगा, करेक्ट हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो आपका कि 3 क्रमांक धन पूर्णांकों का योग 87 है, इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है। चलो यहाँ पे युवराज सिंह राजपूत, मेरा पहला दिन है। चलिए अच्छी बात है, स्टडी करिए युवराज जी। क्या दिया हुआ है देखो, 3 क्रमांक धन पूर्णांक, तो पहला हो गया x, दूसरा हो गया देखो x+1, और तीसरा कितना हुआ, तो तीसरा हो गया देखो x+2। क्या बोला, इनका योग, मतलब कि x, ठीक है, प्लस में आ गया देखो आपका x+1, और प्लस में हो गया देखो आपका x+2, बराबर में कितना आएगा, तो ये आएगा देखो 87। अब सिंपल सा कितना, x, तो यह कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 3x प्लस में 3, बराबर में आ गया 87। जब 3x इक्वल टू निकालोगे, देखो जब 87 में से 3 को घटाओगे तो आ जाएगा 84। 3 से जो 84 है यह देखो कट हो जाएगा आपका 28 बार में। तो क्या हो गया राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। बी आ रहा है सभी का। 28 जो इसका राइट आंसर होगा, सभी लोग ध्यान में रखिएगा। 28 या 84 यह जो है यहाँ पे आनी चाहिए, कितनी आ रही है सभी की, 30 आ रही है। क्या आ रही है आंसर सभी की, सभी ध्यान में रखोगे, 28 आनी चाहिए, कुछ की 30 आ रही है, यहाँ पे 30 आ रही है। चलो क्या हो रही है, अगला सवाल देखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बड़ा पूर्णांक बोला है, ध्यान रखना, बड़ा पूर्णांक बोला है, केवल 28 यहाँ से नहीं हुआ, यहाँ पर आपसे बड़ा पूर्णांक पूछा। तो बड़ा पूर्णांक कौन सा है, यह देखो x+2 है, मतलब कि हो गया 28 + 2, तो ये कितना आ गया, तो यह 30 आ गया। बहुत अच्छे, जिनका भी 30 है उनका बिल्कुल सही है, 30 वाला का आंसर बिल्कुल सही आया है। x का वैल्यू 28 आएगा, और यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है सबसे बड़ा पूर्णांक, तो बड़ा पूर्णांक जो है यह देखो आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, सभी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे सभी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि एक वर्ग, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है देखो आपका कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। देखो क्या दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण, मतलब कि d दिया है, d कितना हो गया, तो d हो गया देखो आपका 10√2। अब यहाँ से क्या बोला है, तो यहाँ से देखो आपको बोला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालते, तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 इंटू में होता है d²। ठीक है, यहाँ पे होता है d², ध्यान में रखेंगे सभी। अब क्या हो गया, तो ये हो गया देखो 1/2 इंटू में d², मतलब कि ये हो गया आपका 10/√2 का स्क्वायर। ध्यान में रखोगे कि ये देखो ये अलग अलग है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, यह जो है यहाँ पे अलग अलग हो रहे हैं। तो 1/2 आ गया, इंटू में देखो ये कितना है, तो यह आपका 10 है, 10 का स्क्वायर निकालोगे तो ये हो गया 100, और जब √2 का स्क्वायर निकालोगे तो देखो √2 इंटू √2 करने पर आता है 2। ठीक है, ये देखो 2 से 2 कट गया, मतलब राइट आंसर कितना होगा, तो ये हो गया आपका देखो 100। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, तो ये होगा देखो ऑप्शन ए। हो गया सभी का। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते चलेंगे, थोड़ा सा जल्दी करते चलेंगे। आज जो हम लोग क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पे आपका यह क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 घन मीटर है, इसका व्यास 14 मीटर है, टंकी की गहराई ज्ञात करें। ठीक है, चलो धारिता का मतलब याद रखना, धारिता का मतलब क्या होता है, तो धारिता का मतलब जो है आयतन होता है। आयतन बराबर कितना है, तो यह देखो 1848 है,
बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है देखो पाई आर स्क्वायर एच बराबर में आ गया आपका 1848। पाई का वैल्यू कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 22/7 गुना में आर स्क्वायर। देखो ये 14 है व्यास में, ठीक है, व्यास से 14, आर निकालेंगे तो आएगा 14/2, मतलब कि आर आ जाता है 7, तो आर स्क्वायर हो गया 7 × 7। एच आपको निकालना है, गहराई आपको बताना है, बराबर में क्या हो गया, तो ये हो गया 1848। 7 से देखो 7 का कटना है, एच इक्वल टू करोगे तो ये हो जाएगा देखो 1848 बटा में आ गया 22 × 7। जब 22 से कट करिएगा ना 1848 को, तो कितनी बार में कट होगा, तो यह देखो कट जाएगा 84 बार में। 7 से जब 84 कट करोगे तो ये हो गया देखो 82 12 बार में। इसका मतलब राइट आंसर क्या है, तो एच इक्वल टू आ जाएगा आपका 12 मीटर। सभी का ए आया है, बहुत अच्छा, सभी ने जो है 12 मीटर यहाँ पे किया हुआ है। देखो अगला सवाल है आपका कि साइन 135 डिग्री का मान क्या होगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन 135 डिग्री। एक चीज याद रखिएगा सभी लोग कि जो क्षेत्रफल वाला टॉपिक है एंड जो आपका आयतन वाला टॉपिक है, इन दोनों को मिलाकर जो कि मेंजुरेशन बोला जाता है जिस टॉपिक को, क्षेत्रमिति, इससे देखो आपका कैसे भी इस साल 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पिछला साल दिया था तो सबको जरूर वो वाला टॉपिक पढ़ लोगे। क्षेत्रमिति वाला, क्षेत्रफल एवं आयतन, मेंजुरेशन वाला टॉपिक देखो दिया हुआ है साइन 135 डिग्री कैसे निकालोगे, तो देखो साइन है 135 डिग्री मतलब कि आ गया 180 डिग्री, माइनस में हो जाएगा देखो 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हो गया देखो आपका साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, यह होता है ना 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे है 45 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये हो गया देखो आपका साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है देखो आपका 1/√2। क्या हो गया राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा देखो ऑप्शन ए। ये जिनका भी आया है सही किए हो, ये वाले बहुत कम हो पर लगभग सभी का सही गया है, ठीक है, ये जिनका भी है बिल्कुल सही होगा। चलिए यहां से आपकी रीजनिंग शुरू हो रही है, यहां से जो आपका मैथ कंप्लीट हो चुका है, क्या दिया हुआ है देखो कि ए एन डी, ठीक है, जो ए एन डी है इसको डी एन ए लिखते हैं। देखो जस्ट इधर से कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया है, ठीक है, डी एन ए जस्ट उल्टा करके लिखा है, तो इसी प्रकार एल ई एन, ये देखो जस्ट इधर से उल्टा लिख देंगे, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो एन ई एल। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है देखो कि उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न हो। सिलेक्ट द वन विच फ्रॉम द अदर 3 अल्टरनेटिव्स, तांबा, पारा, लोहा या फिर पीतल। निम्न में से आपको जो है उसको चुनना है जो कि अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो यहाँ पे भिन्न कौन सा है, तो वो है देखो पीतल, वो है आपका ब्रास। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका देखो 13, नेक्स्ट में आपका 39, फिर दिया हुआ 117 और फिर आपका देखो 351। 13 से जब 39 में आओगे तो देखो करेंगे गुना 3, 39 जब 117 में आओगे तो करेंगे गुना 3, यहां से जब यहाँ पे आओगे तो करेंगे इंटू 3। सेम एज, बस 3 से देखो क्या हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगले वाले में भी क्या करोगे, 351 गुना 3, 351 गुना 3 करने पे कितना आएगा, तो 3 एकम 3, 5 तिहाई 15 का 5 कैरी किया 1, 3 तिहाई 9 और 1 हो गया 10, मतलब कि राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो गया देखो 1053। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो कि श्यामा कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के पिता हैं। श्यामा का राजीव से क्या संबंध है। श्यामा सेज द राजीव फादर इज माई फादर्स फादर। व्हाट इज श्यामा रिलेशन टू राजीव, बहन, माँ, बुआ या फिर भतीजी। चलो सभी लोग बताओगे यहाँ पे और करोगे क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए मैं आज का होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क है। सभी लोग जो इसका आंसर है वो होमवर्क में बताएंगे। आप सभी का आंसर लगभग आ रहा है, पर अब जो आंसर है आप लोग होमवर्क में रखिएगा। कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताना है, लाइव चैट में मत बताइए कोई भी। लास्ट क्वेश्चन है आपका देखो आज का 50 नंबर सवाल है कि यदि परसों आने वाला रविवार है तो परसों बीता हुआ कौन सा दिन था। इफ द डे आफ्टर टुमारो कमिंग इज अ संडे, देन व्हाट द डे वाज द डे बिफोर पास्ट। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या फिर शनिवार। चलो सभी के आंसर्स आने चाहिए, लास्ट क्वेश्चन है और सभी के जो है यहाँ पे आंसर्स आने ही चाहिए। चलिए जल्दी से जो है सबको यहाँ पे बताएंगे और करेंगे क्या होगा। अंतिम क्वेश्चन है और लगभग सभी कोई का सही आंसर होगा यहाँ पे। चलो पहले आपका आंसर का इंतजार कर रहा हूं मैं, उसके बाद ही जो है मैं आपको यहाँ पे आंसर बताने वाला हूं। तो चलो जल्दी से सबको बताओगे बिना किसी देरी के। क्या आंसर आ रहा है, तो किसी का डी कहना है, किसी का सी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है। चलो तो अलग अलग आंसर है, अच्छे से सोचो और बताओ। नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। क्या होगा यहाँ पे, तो सी आ रहा है, ए आ रहा है, बुधवार आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, ठीक है। जैसे अंकित बिष्ट का ए है, सुजीत कुमार का ए है,
सचिन सिंह का सी, फिर उसके बाद एसके अहमद का सी, छोटू कुमार का ए, अमन बिष्ट का ए, दुग्गा बरेलू का ए, ठीक है। गग्गा छदवा का है, छौरा का है ए, अरियन खान, नवीन चहल एंड यहाँ पे इसके अहमद, सभी का आंसर आ चुका है। तो चलो आंसर देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या बोला है, यदि परसों रविवार है, परसों रविवार मतलब कि आने वाला, तो कल के बाद वाला जो दिन होता है ना उसको बोलते हैं परसों, ठीक है। कल के बाद वाले को बोलते हैं परसों। तो आज देखो जब शुक्रवार होगा ना, आज जब शुक्रवार होगा तो कल क्या होगा, तो कल हो गया देखो आपका शनिवार। इसी प्रकार जो परसों है वह आ जाएगा रविवार, ठीक है। मतलब कि आज शुक्रवार है तो परसों रविवार, उसके बाद बीता हुआ परसों, तो बीता हुआ कल मतलब कि यहां पर दिया हुआ है तो बृहस्पतिवार, और ये आ जाएगा देखो बुधवार। मतलब कि बीता हुआ में परसों देखोगे तो वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा बुधवार। क्या है राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है देखो ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है। आप सभी ने जो है बिल्कुल सही यहाँ पे किया हुआ है, बहुत अच्छे। चलिए तो अब आज की क्लास को, आज के सेशन को यही पेंट करते हैं। 50 क्वेश्चंस आपकी यहाँ पे हो चुकी है। सभी जाते जाते क्लास को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब एंड क्लास को, सेशन को लाइक करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सब कोई सेट कर लेंगे। तो चलिए अब यहीं पे आज की क्लास को, आज के सेशन को एंड करते हैं। अब सीधे जो है आपसे मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे, जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की जीके जीएस की स्पेशल क्लास। तो मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी को पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे।